एक ऐसा वाक़या पाकिस्तान में हुआ है जिसने सबका दिल दहला दिया। ये उन वालिदैन की बच्चियां हैं जो जहां पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं है, जहां पर स्कूलों को जो है वो गिरा दिया जाता है। इमेजिन कीजिए कि ये बच्चियां बाजोड़ से आई। बाजोड़ कहाँ है शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हमने 10 लाख IDPs को जिस तरह हमने लावारिस छोड़ दिया, फिर इसका असर यही होगा, अंजाम यही होगा। ये 35 घराने हैं, 35 डिफरेंट कहानियां हैं। हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमारी जनरेशन को हमें फोकस करना पड़ेगा। इनसे पूछें इनका नाम क्या है। नुमसर इस्लाम स्वालिया। कहाँ से आई हैं पूछें। कम जाना रखा लेता बाजीपुर से। क्या कराची में और ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जहाँ पर जो इसी तरह से अनरजिस्टर्ड हैं। आपको अपना घर याद है? घर याद कहाँ पर है? उर्दू बोलती हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो कभी ऐसे जहाँ पर भी ऐसी कोई बात होती है वहाँ वो सबसे आगे आगे रहते हैं। फ्रॉम गवर्नर साहब टू प्राइम मिनिस्टर साहब टू अल्ताफ भाई टू बिलावल साहब टू प्रेसिडेंट साहब, whoever is watching this, सर प्लीज आप लोग इन लोगों को मत छोड़िए। गुड मॉर्निंग। आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है। आई विश कि मैं बहुत हैप्पी गो लकी शोज़ करूँ और हमेशा से ऐसे ही शोज़ करूँ। शुड गो आउट इन कॉलेजेस एंड आई शुड डू परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके दिल पर असर कर जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अनथक काम करते हैं, बेतहाशा काम करते हैं, और वो कहीं बैकग्राउंड में चले जाते हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चियों को देख के तकलीफ़ होती है, हम वो लफ्ज़ बोलने से घबराते हैं। आज का शो बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आज का शो आपने मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। आई रियली विश कि मैं कहीं किसी और मुल्क में होता, वहाँ सुबह मॉर्निंग शोज़ करता, सुबह आपको इन्फॉर्मेशन देता, सुबह आपको ये बताता कि हम शादियाँ नहीं करेंगे अपने मॉर्निंग शोज़ में, हम गाने नहीं गाएंगे अपने मॉर्निंग शोज़ में, हम अपने मॉर्निंग शोज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे। पेटी लाबेल से कहेंगे वो आके गाए, मार्टिना मैकब्राइड से कहेंगे कि वो आके होम मेकिंग के बारे में बात करे, मार्था स्टूवर्ट से कहेंगे कि वो आपको चीज़ें करना सिखाए। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं और अगर हम भी छोड़ के चले गए तो फिर इसको संवारेगा कौन। एक कहानी थी जो थोड़े दिन पहले ब्रेक हुई थी, समा ने उसे ब्रेक किया। रऊफ सिद्दीकी साहब वाज द फर्स्ट वन। रऊफ भाई से हमेशा बहुत प्यार रहा है और ये मैं वाउच कर सकता हूँ कि रऊफ भाई ने ज़िंदगी में कभी भी किसी ऐसे मौके पे जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ वो पीछे नहीं हटे। मैं उनके घर गया हूँ तब भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि रऊफ भाई यहाँ आप चले जाएं, तब भी। बाजोड़ में कुछ ख़वातीन बाजोड़ से लाई गई, कुछ बच्चियाँ बाजोड़ से लाई गई जिनकी उम्र रिस्पेक्टिवली 3 साल से 16 बरस की थी। एक और शख्स ने उस वक्त वो तबीयत की नासाजी के बायस और बहुत बेहतर फील नहीं कर रही थी, वो नहीं आ सकी थी। तो आज मैंने स्पेशली उनको अपने शो में बुलाया ताकि उनकी ज़बानी भी कम से कम इस पहली ब्रेक में हम वो कहानी सुन सकें। ये बेटी आपकी भी हो सकती है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो बेटी वहाँ से उठाई गई है, उसके पीछे क्या है ये भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बट लेट्स टॉक टू इरम फारूकी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं इरम आप? ठीक ठाक हैं? साथ साथ मेरे बहुत मोहतरम अब मेरे निजी दोस्त होते जा रहे हैं नबी ताहिर साहब, ये भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डी आई जी नबी ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मेरे 2 मेहमान और हैं। आज का शो जैसे मैंने आपसे कहा कि इट्स वेरी वेरी हैवी। चाय बनाइए, चाय बना के अगर नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता भी कहीं और जाके मत कीजिएगा, टेलीविज़न के सामने कीजिएगा। आज मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे ही माशरे का हिस्सा है। हमारे साथ मसला ये है कि हम सच नहीं बोल पाते। हम ये नहीं बोल पाते कि रिश्ते झूठ बोलते हैं, हम ये नहीं बोल पाते कि रिश्ते धोखा देते हैं, हम ये नहीं बोल पाते कि हम लोग ही ख़राब होते हैं, हम ये बोल ही नहीं पाते। हम ये कहते हैं कि शायद सब कुछ हमारे मुल्क में बहुत अच्छा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं छोटा सा था जब मैंने इस मुल्क से ट्रैवल किया था, मेरे पासपोर्ट को देखा, मैं छोटा सा बच्चा, इमेजिन दिस 14-15 ईयर ओल्ड किड, उसका ढंग से पासपोर्ट भी नहीं बना है और उसको उठा के एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और उससे सवालात किए जाते हैं बहुत उल्टे सीधे से। व्हाई इज इट? हमारे लीडरान को सोचना होगा। लेकिन सबसे पहले उस वाक़े की तरफ जाते हैं। इरम, यू वर्कड अ लॉट ऑन दैट। I tried my best. क्या हुआ था?
देखिए, जब समा ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो उसी वक्त हमारे जो एमपीए थे उस एरिया के वो वहाँ फ़ौरन पहुँचे, और पुलिस तो वैसे ही पहुँच चुकी थी और ताउन भी कर रही थी एंड एवरीथिंग। उसके बाद फिर अल्ताफ़ भाई ने उस न्यूज़ को देखा और फिर हमने सब ने अपना फ़र्ज़ जाना और हम सब अपने अपने घरों से निकले और हम सब वहाँ पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के मैंने जो टीवी में देखा, लेकिन जब मैंने रियलिटी में देखा तो कोई एक अजीब ही माहौल था। वो बच्चियाँ रो ही जा रही थी, बहुत रो रही थी और बिलक बिलक के रो रही थी, और बस वो पश्तो में बात कर रही थी तो लोगों को समझ भी नहीं आ रही थी। कुछ लोग, मुझे क्योंकि थोड़ी थोड़ी पश्तो आती है तो मैं उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद फिर यही डिसाइड हुआ पुलिस के साथ मिलके कि इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, बिकॉज़ वो जगह जो थी वो बहुत छोटी थी और वो औरत जहाँ पे वो अमानत के तौर पे बच्चियाँ रखी गई थी कुरान पढ़ने के लिए, वो उन्होंने वहाँ पर जाके उस घर में डंप कर दी क्योंकि उनका पैसे का लेन देन की सिलसिला था। अब आप सोचें 26 बच्चियाँ वहाँ पर डाल दी गई, वो भी गरीब लोग थे, वो भी नहीं उनको खिला पिला सकते थे। तो ये डिसाइड हुआ, पुलिस ने ताउन करके बस भिजवाई और मैं और शाजिया बाजी हमारी दूसरी एमपी है, हम बस में उनके साथ बच्चियों के थ्रू आउट द जर्नी दे वर क्राइंग लाइक एनीथिंग। और हम उनको जिस तरह, फिर मैंने थोड़े पश्तो के गाने उनसे गाए जो मुझे याद थे बचपन के, मैंने मतलब मैं जितना कर सकती थी। फिर उसके बाद रहू भाई ने उनको डॉल्स दी, खाना प्रोवाइड हुआ अल्ताफ़ भाई की तरफ से। हम लोग पहुँचे, फिर इन्होंने काफ़ी हम लोगों के साथ वहाँ पे हमने उनके सब रजिस्ट्रेशन करी। इतने में डिफरेंट किस्म के लोग आने शुरू हो गए और वो क्लेम करने लगे ये बच्चियाँ हमारी हैं, जबकि जब बच्ची एक आदमी की गोद में जा रही थी तो वो घबरा रही थी, तो वी कुड फील दैट वो उसको मानूस नहीं है। तो मैंने कहा ये बच्ची तुम्हारी नहीं है और इस बच्ची को तुम छोड़ दो। उस पर मैंने फिर स्टेटमेंट ये दिया कि जब तक माँ बाप नहीं आएंगे या माँ बाप का पता नहीं चलेगा, ये बच्चियों को किसी के हवाले ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सा पॉलिटिकल सीन स्टार्ट हो गया था। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन हमारा कहना ये था पार्टी का कि देखें बच्चे जो हैं वो चाहे किसी भी कौमियत के हो, बच्चे हैं, हमारे हैं और हमें उनको लुक आफ्टर करना है। तो फिर उसके बाद फिर दूसरे लोग भी आए, उन्होंने इसको टेक ओवर किया। फिर बच्चियों को वहाँ से हमने इनको रिक्वेस्ट की कि जी आप अपने पुलिस स्टेशन में इनको रखें। इन्होंने जगह हमें दिखाई, हमने वहाँ पे गद्दे बिछाए, उनको खाना खिलाया, वहीं पर उनको रखा। उसके बाद रात में क्या हुआ फिर आपको मालूम है जिस तरह से the best part was कि जब ये तमाम चीज़ हुई है तो फिर बाद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई और आई थिंक मेरे ख्याल में अगर ये सब नहीं होता तो शायद इतनी तवज्जो भी किसी की नहीं जाती। बिल्कुल, ये हाईलाइट हुआ है इसी तरीके से क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोगों का भी वहाँ पे प्रेजेंस हो गई थी, वहाँ लोगों ने पूरा मीडिया भी आ गया था, तो एक अच्छी हाईलाइट हुई है इस सिचुएशन को। जिसके बाद लेकिन मुझे दुख था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई भी एक तो आ जाता, बहुत लेट आए, वो 12:30 के बाद आए, या ठीक है वो इन टच थे, लेकिन प्रेजेंस होनी, हमें ऐसी सिचुएशन में हमें सबको साथ होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। ऐसी सिचुएशन में हमें कोई पॉलिटिकल गेम नहीं होना चाहिए। लेकिन डोंट यू थिंक दैट देर आए दुरुस्त आए? हाँ, कम से कम हुआ तो सही, कम से कम हुआ तो सही। एक बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इसमें चाहे मुत्तहिदा के ही कहने पे, चाहे उनके ही एक्शन पे, लेकिन कम से कम हमारी वो गवर्नमेंट जो नॉर्मली इन हालात में बहुत कुछ नहीं कर पाती है, वो कम से कम जागी तो सही, वो आई तो सही, उसने इनिशिएटिव लिया तो सही। अच्छा जी, नबी साहब आपकी तरफ आऊँगा, बल्कि इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ और इसी सिलसिले में ये बात भी चलती रहेगी, हमारे पास आप दोनों की ज़रूरत है। आपको भी मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी, बाद में वो शिफ्ट हो गया था। आज मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। आज 2 ऐसे केसेस हैं हमारे पास, आप लोग भी चाय वगैरह बना लीजिए और बैठ जाइए। आज 2 ऐसे केसेस हैं जो मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ, याद रखिएगा, आपको अपनी बहन कैसी लगती है? कसम खुदा की मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको अपनी माँ कैसी लगती है? मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। यकीन जानिए, क्या रिश्ते झूठे होते हैं? क्या वो कच्चे धागों की तरह से होते हैं? आज मुझे वाकई आप दोनों की जरूरत है। ऑनेस्टली आई नीड यू टुडे। मैं आपको एक पैकेज दिखाने जा रहा हूँ, वो पैकेज देखिए, उसके बाद आके आपको कहानी से मिलवाऊंगा। आज अपने दोस्तों को SMS कीजिए, आज उनको कॉल करके बताइए कि आज का शो मिस मत कीजिएगा। आज का शो हमारी सोच को बदलेगा। एक और बात, क्या आपके पास 5 लाख रुपए हैं?
अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, चाहे आपने मास्टर्स किया हो, चाहे आपकी बहनें हों, चाहे आपका एक बूढ़ा बाप हो। 5 लाख रुपए होना ज़रूरी है। आपके पास 5 लाख रुपए नहीं हैं तो शायद नौकरी आपको मुकद्दर नहीं है। आज हम ये बात करेंगे। आज का शो वाकई सुबह का शो है, जागना चाहिए। प्लीज वॉच दिस। जो गुजारी न जा सकी मुझसे, मैंने वो जिंदगी गुजारी है। बस क्या बताऊं कि मैंने कहां से शुरू किया और कहां आके रुक गई। न बचपन याद, न जवानी, न गुजरती हुई रात, न दिन की कोई कहानी, न बर्फ की तरह साकित जुमले, न कदम चलते हुए बहते पानी। बस यही है मेरी जिंदगानी। बहुत सारे दुख झेले और झेल रही हूं। कुछ एहसास नहीं है कि मेरा नाम क्या है, पहचान क्या है, मैं कहां से आई हूं, क्या चाहती हूं, मैं किस लिए बनी हूं। अगर यह सब हुआ है तो फिर मेरे साथ ही क्यों हुआ। ऐसे ऐसे मुकद्दस रिश्ते मुंह मोड़ गए कि कभी कभी दिल करता है कि हर चीज पे से एतबार खत्म हो जाए। शायद हो भी गया है। बस एक आस है जो बाकी है, जरा सी प्यास है जो सांस के रुकने तक जारी रहेगी। अगर इस दौरान मुझे वो मिला जो कभी नहीं मिला तो सोचूंगी कि जिंदगी संवर गई, और अगर नहीं तो भी रब का शुक्र है कि उसने ये तो दिखा दिया कि रिश्ते कितने कच्चे हो सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ब्रेक लेना है, बताइएगा। ब्रेक के बाद मिलवाऊं? ऑलराइट। ये एक ऐसी कहानी है जहां रिश्तों का कोई भी नाम हो वो ज्यादती करता है। हमारे यहाँ औरत क्या है? किताबों में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है किताबों में। किताबों में वो देवी है, किताबों में वो माँ है, किताबों में वो बहन है, किताबों में उसके नीचे जन्नत है। पैदा होती है तो माँ बाप बताते हैं कि क्या करो, ज़रा बड़ी होती है तो छोटा भाई हुक्म चलाता है। आज के माशरे की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद शादी होती है तो शौहर की ज़िंदगी होती है। फिर उसके बाद बच्चे होते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी होती है। और फिर भी दुआ के लिए हाथ उठते रहते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी वो गुजारती है। इसीलिए मैंने इसके शुरू में कहा था, जो गुजारी न जा सकी मुझसे, मैंने वो ज़िंदगी गुजारी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी औरत से जिसने वो ज़िंदगी गुजारी जो उसकी नहीं थी। हो सकता है आप ऐसी किसी औरत को जानते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। A very good morning to you. मेरे साथ मौजूद है आलिया सारिम बनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आलिया भाभी, आप स्टोरी बताएंगी या ये बताएंगी? ये बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत देर से तो ये अपने आप को कंट्रोल कर रही हैं। हमने इनका नाम कुछ और है, हमने इनका नाम सीमा रखा है जस्ट टू हाइड दी आइडेंटिटी। एक बात और याद रखिएगा कि हमारे शो में कोई फैब्रिकेशन नहीं है किसी भी किस्म की। ये एक्चुअल कहानी है, रियल कहानी है जो हमारे माशरे में हुई है। मैं आपको बोलिए। बोलो सीमा।
बचपन से शुरू करो। जहाँ से आप शुरू करना चाहती हैं हम सब सुन रहे हैं। मैं अभी बहुत छोटी थी, थोड़ा होश संभाला तो माँ ने बोला कि घर का काम काज सीखो, करो। उनका मैं फिर सारा घर का काम काज करती थी, स्कूल पढ़ने जाती आपको थी। जोर से बोलना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ी बड़ी हुई थी तो घर का काम काज में माँ बाप का हाथ बटाती थी और बहन भाइयों को भी पालती थी। हाँ, बहन भाइयों को भी पालती थी और माँ घर बनाने के उसमें लगी रहती थी। और 3 बहन भाइयों को मैंने पाला, बड़ा किया और फिर उसके बाद मेरी शादी के लिए रिश्ते आने लगे तो मेरी शादी तय हो गई। एंड शादी के थोड़े 1-2 दिन रह गए थे, शादी तारीख हो गई थी कि फला तारीख को शादी होगी। तो मेरे भाइयों ने शादी तोड़वा दी और शादी होने नहीं दी। तकरीबन 10 मरतबा मेरी शादी कई जगह हुई। एंड टाइम पे मेरी शादियाँ तोड़वा दी भाइयों ने, घर रिश्तेदारों ने, सब ने तोड़वा दी, होने नहीं दी। और मेरे को बहुत मारते थे, पीटते थे, बहुत जुल्म सितम करते थे। बचपन से लेके आज तक मैं पराई घर जाके जो देखती वहाँ मैंने जाने नहीं दिया। और उससे पहले ही मुझे अपने माँ बाप के हाथों बहुत अजियतें दिलवाई हैं, मारा है, पीटा है। मुझे कभी इस भाई के घर में पहुँचाया, 4 दिन उस भाई कहाँ रही, 4 दिन उस भाई के रही। मेरे भाई 9 हैं और हम 3 बहनें थीं। मेरे साथ उन्होंने बहुत जुल्म सितम किए। उसके बाद उन्होंने ना फिर मेरे माँ को भड़का दिया, उनके दिल में शक वहम डाल दिया कि ये जादू टोना या ये वो करती है, गलत है। तो फिर वो मुझसे नफ़रत करने लगी। उन्होंने मुझे घर में नहीं रहने दिया, बोली मैं अपने साथ नहीं रखूँगी, मेरे को बाहर निकाल दिया। तो फिर मैं कभी उस भाई के घर चली जाती थी, उस भाई के घर, कभी इस भाई के घर। इस तरह मैं 9 भाइयों के घरों पे रह के आई हूँ। और फिर माँ बाप के पास आ जाती थी, दोबारा केस सुन के रख लेती थी माँ। फिर उसके बाद दोबारा वही ज़हनी तशद्दुद होता था मेरे को। भाई भी डांटते थे, लड़ाई झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा। इतना तंग करते थे मेरे को, खाने पीने में तकलीफ़ होती थी, देते नहीं थे, खाने पीने को भी नहीं देते थे और रहने भी नहीं देते थे। तो और माँ से भी है ना इतनी गंदी गंदी गालियाँ और जुल्म सितम करते थे। जो अपने पराए घर में जाके बेटी सास ससुरों के यहाँ देखे वो सब कुछ मुझे अपने सगे बहन भाइयों ने अजियतें दी इतनी कि मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो इन लोगों ने करा। माँ बाप के इंतकाल के बाद कुछ लम्हे सुकून के गुजरे थे तो हमें पता ही नहीं चला। कुछ अरसे बाद बड़े भाइयों ने बोला कि है ना घर बेचना है ये। तो छोटे भाइयों ने बोला अभी हम लोग थोड़ा है ना हमें टाइम दीजिए कि है ना हम कुछ कर सकें, इन बहनों की शादी कर सकें। तो इन्होंने टाइम ले लिया भाइयों से, घर पे मीटिंगें चलती रहीं, टाइम ले लिया। और उसके बाद फिर उन्होंने है ना भाइयों ने जो गैर शादीशुदा थे उन्होंने अपनी शादियां कर ली और 6 महीने का टाइम लिया था, उन्होंने अपनी शादियां कर ली और हमारी शादी नहीं होने दी, नहीं करी। और फिर हम वो 2 भाई चले गए, 4 भाइयों के साथ उस घर में हम रहते रहे। और फिर है ना जब घर बिका एक मुझे बात बताइए, आपकी शादी नहीं हुई, बाकी 2 बहनों का क्या हुआ? सब में बड़ी बहन की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी और उनके ससुराल वाले ने बहुत जुल्म सितम किया, उनका सारा जहेज जब्त कर लिया और उनको मारते थे, पीटते थे, कपड़े तक नहीं देते थे उनको। मैं छोटी थी, मिलने जाती थी, देखती थी। तो फिर मेरी बहन अपने घर पे आ गई, अम्मी के घर पे, हमारे माँ बाप अपने माँ बाप के घर पे आ गई। तो फिर एक बहन शादीशुदा है और 2 बहनें अनमैरिड हैं।
तो उन्होंने ना अभी भी उन हाँ, एक ये है, एक उन्होंने जो अनमेरिड बहुत तकलीफ़ें सही, इतनी अच्छी थी, 15-16 साल की थी, उनका इंतकाल हो गया। आपको मतलब घर घर किस तरह बिका है वो बताओ। तो ये तकरीबन है ना लड़ाई झगड़े हुए तकरीबन 1-1.5 साल पहले। फिर है ना बुज़ुर्ग कमेटी में गए, वहाँ पे 6 महीने का टाइम लिया कि बहनों की हम शादियाँ कर देंगे। तो वहाँ पे शादी का टाइम लेके उन्होंने अपनी शादियाँ कर ली और हमसे बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा हमें। 4 भाई जो थे वो उस घर में रहते थे। एक बात समझाइए, मैं आई जस्ट वांट टू नो कि आपके 9 भाई हैं, 9 जी ठीक है, 3 बहनें हैं जी। एक की शादी हुई 15 साल की उम्र में, जब आपके पेरेंट्स जिंदा थे। उनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त जिंदा थे, उस वक्त तो माँ बाप जिंदा थे जब वो 15 साल की थी। हाँ, उनका इंतकाल हो गया, शादीशुदा थी, उनका इंतकाल हुआ। उनका इंतकाल हो गया जी हो गया। और जब तकरीबन 10 साल पहले अम्मा का इंतकाल हुआ तो ये 4 भाई इस घर में रहते थे 2 बहनों के साथ, ठीक है। और 5 भाई बाहर रहते थे। तो ये जो 4 भाई रहते थे उन्होंने क्योंकि उस घर में रहना था तो उन्होंने कहा हम बहनों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये घर बेचते नहीं है, बहनें यहाँ पे रहेंगी। ठीक है। फिर बाहर वाले भाइयों ने प्रेशर दिया बाद में कि ज़ाहिर उन्हें हिस्सा चाहिए था, तो वो घर बिका। घर जब बिकने की बारी आई तो फिर बहनें कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने कहा हम हिस्सा दे देंगे लेकिन हम साथ नहीं रखेंगे। खातून आती है मोहल्ले की और आके क्या कहते हैं, भाई लोग कहते हैं हम रखेंगे, लेकिन है ना कि ना आप है ना 8 भाइयों को मार दो तो हमें सिर्फ मेरे को याद रखो, मैं हूँ एक भाई। यानी ये बोले एक भाई को नाम, जिस भाई के पास जा रही हूँ वो बोले 8 भाइयों को मार दो और फिर मेरा मैं हूँ जो भी कुछ हूँ तुम्हारा। और मेरे इतने सख्त, उनके इतने सख्त कानून और कवानीन थे कि जेल में भी ऐसा नहीं होता होगा जो उनके घर में, उनके घरों में होता देखा और करा। भी 1.5 महीने से मैं उनके घरों पे दर बदर फिर रही थी। नहीं, कौन से कानून, क्या वो कोई स्टेट है वो जिसके कानून है? नहीं वो ऐसा है तो समझ नहीं आएगी जिस ना। हाँ। भाई के पास रहती थी वो कहते थे कि अगर मैं तुम्हें रखूंगा तो समझो बाकी सब मर गए, अब मेरे कवानीन पे चलेंगे, यानी कि तुम बाकी भाइयों से नहीं मिलोगी, बहन से नहीं मिलोगी। मैंने इनकार करा तो मुझे ने बोला आप घर से चले जाएं, हम जा रहे हैं, हम ताला लगा के जा रहे हैं, नहीं रख सकते हम आपको। इसी तरह मैं सब भाइयों के घर गई, सब भाइयों ने यही बोला कि आप 8 भाइयों को मार दें। और है ना एक बहन की आपका इंतकाल हो गया, दूसरी बहन कहाँ है? दूसरी बहन मैं बता, 4 बहनें थी हमारी, सब में बड़ी का इंतकाल हो चुका, शादीशुदा थी। उसके बाद एक और बहन है, उनको भी थोड़ी तकलीफ, बीमार हुई, फिर उनको भी बहुत जुल्म सितम हुए तो उनकी तबीयत खराब हो गई। घर बिका या नहीं बिका? अब तक बिक गया। तो अभी आप कहाँ हैं? अभी हम अब तो शेल्टर में सारे ट्रस्ट में हूँ। और द अदर सिस्टर इज तो वो घर वापस चली गई। जब इन्हें निकाला गया घर से फाइनली, ये इस तरह से दरबदर होती रही। छोटी है तो हिस्सा तो आपका भी बनेगा ना। हिस्सा कितना है? 2-3 लाख रुपए। तो क्या बहुत बड़ा घर था? हाँ, 3 मंजिला, 4 पोर्शन थे। अच्छा, ये भी नहीं है रम। लियाकताबाद 6 नंबर में। अच्छा, एक और बात भी है, 9 भाई यार जी। और एक जुमला जिसने बताया और मुझे सुन के लगा कि जिस घर बिकवाना था तो 9 भाइयों ने कहा घर बिकने दो, तुम्हें क्या फिक्र है, तुम एक महीना। हाँ, एक भाई, 9 भाई हैं, एक जोड़ा भी देंगे तो 9 जोड़े बन जाएंगे। अगर 100 रुपए भी एक भाई देगा तो 1000 रुपए बन जाएंगे और हम सब कुछ करेंगे, हम सब रखेंगे, ये घर बिकने दो और साइन कर दो। तो हमने है ना इसी उसमें छोटे भाइयों ने बोला, दिल तो नहीं चाह रहा था, डर लग रहा था कि हाँ ये ऐसे ही होगा। कुछ लोगों ने बताया था कि आप साइन नहीं करिएगा, लेकिन हमने छोटे भाइयों पे एतबार किया जिनको मैंने अपने हाथों से पाला था, छोटे बहन भाइयों को। उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, उन्होंने मतलब घर बिकने दिया और मैंने साइन करवा लिए। और घर बिकने के बाद किराए पे रहने लगे हम, 6-7 महीने किराए पे रहे। वहाँ से फिर भाइयों ने अपने लिए और हमने बोला कि हमारे पैसों से सबसे मिला के आप अपने लिए कारोबार करें या हम लोगों के लिए कोई घर ले लीजिए। The problem is कि इनसे बोला भी नहीं जा रहा, ठीक से बताया भी नहीं जा रहा। She's just... और जो एक स्टोरी जो अब ये शेल्टर कैसे पहुंची है कि यानी उन्होंने जब ये सब कर लिया और फाइनली अपने तो सब सेटल हो गए। जो 2 छोटे भाई जिसको इसने पाला था इसको अपने साथ लेकर गए और फाइनली उन्होंने एक दिन कुछ महीनों के बाद इसको कहा कि मैं अपने लिए घर खरीद चुका हूँ, आओ तुम्हें दिखाऊं। वो फर्जी घर था या असली घर था,
दिखाया। वापस आने के बाद एक दिन पूरे घर का सामान शिफ्ट किया, जिसमें ये 2 बहनें साथ थीं, दोनों का जहेज़ भी उसी घर में शिफ्ट कर दिया। जब घर बिल्कुल खाली हो गया तो कहा चलो नहा के तैयार, हम शिफ्ट हो रहे हैं। ये बच्चियां तैयार होकर आई हैं, तो तैयार होने के बाद कहने लगे हम बड़े भाई को सरप्राइज़ देते हैं, और उनके पास जाके बताते हैं हमने नया घर लिया। वहाँ लेकर गए, वहाँ जाके कहने लगे मैं अभी रिक्शा पार्क करके आता हूँ, तुम 2 मिनट बैठो। और उसके बाद से वो दोनों भाई गायब। बड़े भाई इंतज़ार करते रहे, उन्होंने मोबाइल पे फ़ोन किया कि तुम कहाँ चले गए, तुमने कहा कि हम अब नहीं आएंगे, इन्हें आप संभालिए। उन भाइयों ने चंद ही दिनों के अंदर इन्हें कहा कि आप जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं, हमारे दरवाजे बंद हैं। तो ये सारी बड़ी दिस इज द मेन वो। मुझे एक बात बताइए कि ऐसे सिलसिले में कुछ हो सकता है नवीद भाई, किसकी जिम्मेदारी है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बहुत पर्सनल सी, चलें ये वो फोरम नहीं है, लेकिन बहन इज वेरी इंपॉर्टेंट, very very important. You give your life for your sister, you do, no matter what it is, you go through it. आप पैसे कैसे, आप सही कह रहे हैं कि जो इस किस्म की जब सोसाइटी में इसमें जब सोसाइटी में इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, और जब ये स्टोरी जो है ना, ये आपकी पूरी सोसाइटी को डिप्रेशन में चले जाती है इससे, और इसका माशरे पे हर पे असर होता है। इसमें हमारी एज ए सोसाइटी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने जो सोशल सिस्टम है, जिसमें हम एक दूसरे से जुदा हुए, पुलिस कोई एक्शन ले सकती है? ये इसमें सिर्फ देखें, पुलिस का तो एक्चुअल काम है क्राइम, कानून उसके मुताबिक। That's not a crime कि किसी से फॉल्सिफाइड करके सिग्नेचर करवा लिए जाए, ये किसी क्राइम के जी बिल्कुल जुमरे में नहीं आता। अगर ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें से इसकी वजूहात जब आप देखते हैं ना कि क्या इसकी रीजंस क्या हैं, तो उसमें आपको आइडिया होगा कि जी के क्या ये किसी क्राइम की वजह से हुआ, क्या इसमें किसी धोखे की वजह से हुआ, क्या इनके भाइयों, इनके जो पेरेंट्स थे, उनके साथ कोई इस किस्म की कोई ट्रीटमेंट हुई जिसके रिएक्शन में वो अपने रिश्तों को भूल गए और उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। ये सुनने के बाद एक डिप्रेशन सा हो जाता है, हमें सारों को हो रहा है ना इस वक्त, आप सब फील कर रहे हैं हम लोग, ऑफ कोर्स। क्योंकि अब देखें, जब इस किस्म की सोसाइटी में इस किस्म के आपको स्टोरीज मिलेंगी तो उसका असर जहाँ ये रह रही होंगी। हैरत अंगेज आपको मैं एक बात बताऊं, अगर वो मेरे पास ख़त है तो प्लीज़ ख़त ले आइएगा, मैं वो ख़त भी आज ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। ये एक नहीं है, जब से हमने ये शोज़ करने शुरू किए हैं मेरे पास बंडल्स के हिसाब से लोग यहाँ 12 बजे के बाद आके नीचे बैठते हैं, और हम रात को 8 बजे तक, सिर्फ 8 बजे मेरा रेडियो शो होता है, मैं यहीं पर होता हूँ, 8 बजे तक हम सिर्फ लोगों से मिलते हैं। किसी ने किसी का बच्चा ले लिया है, वो बच्चा नहीं देना चाहता, कोई जाली कागजात बनाता है बच्चों के लिए, कोई कुछ करता है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम आपसे पूछूंगा कि आप क्या कर सकती हैं इस सिलसिले में। सवाल ये पैदा होता है, ये बात, ये कहानी, इन दोनों लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है, ख़ास तौर पे बुलाया है, लेकिन आपके साथ एक और सवाल छोड़ रहा हूँ मैं। क्या आपके पास 5 लाख रुपए हैं? सीरियसली, इट बॉइल्स माई ब्लड व्हेन वी टॉक अबाउट मेरिट इन पाकिस्तान, इट बॉइल्स माई ब्लड। कौन सा मेरिट, किसकी बात करते हैं हम? कितने धरने देंगे? मैं किसी धरने के खिलाफ नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं। सवाल मेरा यह है कि मेरा बच्चा जब बाहर निकलता है और जब वो पढ़ता है तो वो इसलिए पढ़ता है कि कल को उसकी जेब में डिग्री के साथ 5 लाख रुपए होने चाहिए नौकरी हासिल करने के लिए, वो नौकरी जो उसका हक है। अगर ऐसा है तो याद रखिए, आपके अगर 3 बच्चे हैं तो आपके पास 15 लाख रुपए होने चाहिए। जब वो बच्चे फारिग तहसील हो तो उनकी जेब में 5 लाख रुपए डालिएगा कि जाओ बेटा, ये तुम्हारी नौकरी के पैसे हैं, क्योंकि तुमको नौकरी इस मुल्क में पैसे के बगैर नहीं मिलेगी। We'll take a break. We'll be right back.
वंस अगेन जी गुड मॉर्निंग। और अभी अभी जब ब्रेक पे थे हम तो एक खातून ने मुझे बुलाया और वो कुछ कहना चाहती थी। पहले मैं टेलीफोन कॉल्स ले लूँ फिर हम आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम नसीबा आरफीन अंसारी। जी कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बहुत शौक था कि आपके शो में कॉल करूं। मैं आपका FM भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बातें आप करते हैं, बहुत माकूल बातें करते हैं। और खास करके मैंने वो प्रोग्राम देखा था आपका जो आपने कहा था कि सब देखी, बच्चियों का जो दिखाया था 26 मेरे ख्याल से, वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और अगर सब कोई सारे लोगों को ये ख्याल हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की तब्दीली से कोई चीज तब्दील नहीं होता जब तक कि कोई आपके साथ खड़ा ना हो। सही। पहले कहते हैं खवातीन की इज्जत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत बात कह दी खवातीन के लिए कि जकड़ी हुई है सारी कायनात उसमें, जकड़ी हुई है सारी कायनात उसमें, गो देखने में नर्म है तेरी कलाइयाँ। माशाल्लाह। सारी कायनात उसी के लिए बना दिया, तमाम चीजें, तमाम खूबसूरती, तमाम हुस्न। अगर ये खवातीन ना हो तो कहाँ से कौन क्या हो सकता है? कोई तरक्की कर सकता है? पहले खवातीन की तो इज्जत करो। और जो शख्स अपनी माँ की इज्जत करता है वो दुनिया में हर खवातीन की इज्जत कर सकता है। जो शख्स अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मेरी नजर में वो किसी भी लेडीज की इज्जत नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल खवातीन ने अगर किसी को देखता है औरत ने, तो अपनी माँ को देखता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगी? आज हमारे साथ जो कहानी है सीमा की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि ये जो बहन कह रही हैं कि इनके वालिद और वालदा नहीं है, सेम एज इट इज हमारे भी वालिद और वालदैन नहीं है। क्योंकि मेरी वालदा की डेथ हुई तकरीबन 22 साल हो गए और 1 साल अभी हो रहे हैं मेरे वालिद की डेथ हुई है। तो हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं और 2 भाई। लेकिन रिश्ते मेरी नज़र में कच्चे नहीं होते। रिश्ते वो एक मजबूत बंधन है, वो एक मजबूत धागा है। अगर उसे आप रखो तो देखो तो तमाम रिश्ते बेकार बेमायने हैं, लेकिन अगर समझो तो बहुत मायने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मेरे 2 भाई हैं और दोनों भाई इतने जिम्मेदार हैं। हालांकि हम लोग से छोटे हैं, हम 2 बहनों से छोटे हैं हमारे भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कहती हूँ कि भाई हों तो हम जैसे भाई हों, जैसे हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला इनके भाइयों के दिल में रहम दे और इन्हें खौफ खुदा दे। इन्हें यही याद रखें कि इन्हें मरना है और मर के अपने रब को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नसीबा। हम आपको वॉइस मोबाइल की तरफ से एक मोबाइल देने जा रहे हैं। वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज़ है। आज मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने कॉल किया, आपने जो बात की वो मुझे बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली आज हम ये देनी, लेकिन आपने जो कहा कि आपके दोनों भाई बहुत जिम्मेदार हैं, ये तोहफा आपको हमारी तरफ से। एनीवे, कमिंग बैक टू यू वर सेइंग कि ये सोशल प्रॉब्लम है। हाँ, ये एक सोशल प्रॉब्लम है जिसका आपकी सोसाइटी पे बड़ा नेगेटिव असर होता है। और ये जो नेगेटिव मैसेज जा रहे हैं और उसकी वजह से आपका पूरे माशरे में अनरेस्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो रहा है। तो ये हमें सब की ज़िम्मेदारी है, चाहे आप किसी भी महकमे से हों, किसी पार्टी से हों, सोसाइटी के किसी भी हिस्से से हों, ये सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इस सोशल इशू को उठाया और ये अब लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। और जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी देख रहे हैं, ये प्रोग्राम आपका बाहर के मुल्कों में भी देखा जाता है और उनको इसमें डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। कि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने इसको रियलाइज़ किया है, हमने इसको उजागर किया है और हम अब इसके बाद जो लोग भी आपको कॉल्स करें या जो लोग भी आपके साथ हमदर्दी रखते हैं, इस पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं, दे शुड कम अप विद द सॉल्यूशंस। मैं आप दोनों की मुलाकात एक और कॉल से करवाता हूँ और वो मेरे सामने है। आप लोग ब्रेक में थे तो इन्होंने मुझे कहा था कि मैं वहाँ पर आके इनकी बात सुनूँ। मैम ज़रा खड़े होकर अपना नाम बताइए और ये हल्फिया कहिएगा कि आप मुझे नहीं जानती हैं। जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी आपसे मुलाकात हो रही है और मैंने आपका प्रोग्राम देखकर से मेरा भी जज्बा जागा, मैं भी अपना कोई दुख आपके सामने पेश करूं। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, BCom करे हुए हैं। वो जॉब के लिए जहां भी जाते हैं उनसे कहते हैं आज आइएगा, कल आइएगा, इस तरह उनको टाल देते हैं और वो सख्त परेशान है माशाल्लाह। और बहुत ज़हीन, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो मेहरबानी करके अगर 5-5 लाख का ही मसला होता तो मेरे बच्चे जॉब ही क्यों करते हो? जॉब का मसला है कि कमाना, कोई कुछ देना। तो अगर उनको जॉब दी जाए 5 के, वो 10 लाख कर सकते हैं। मगर आप लोग ऐसों के साथ इंसाफ करो और ऐसों को जॉब दें प्लीज़, मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू।
क्या कहती हैं रम? मैं आपको पहले तो ये बात बताऊं कि जो इनका केस है या इनका केस है, इस तरह के बेशुमार केसेस हम लोगों के पास आते हैं। हमारा एक 90 पे एक कंप्लेंट सेल है जहाँ पर एनीवन कैन कम। वहाँ पे हम ये नहीं पूछते कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, वो सिर्फ आते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डेज़ होते हैं, मेरा डे फ्राइडे को होता है, बाकी और डेज़ होते हैं। हम सुनते हैं इनका केस। इनका केस जो मैंने सुना है ये बड़ा सीधा साधा एक ऐसा केस है कि हम उस फैमिली को जो ये अगर आइडेंटिफाई कर दें कि वो लोग हैं, हम उनको बुलाएंगे, हम उनको इनके साथ बिठाएंगे, हम उनकी भी स्टोरी सुनेंगे। देखें, वन साइडेड स्टोरी कभी भी मैं नहीं सुनूंगी, ना हमारा कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। वी वांट टू लिसन द अदर साइड ऑफ स्टोरी एज वेल। जो इंसाफ है एट द स्पॉट मिलेगा इंशाल्लाह ताला, एट द स्पॉट, ताकि दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ठीक है, अब वो इस काबिल हैं कि वो इनके पास पहुंची हैं और अब अगर ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उस जेल खाने से छूटना चाहती हैं, तो इनके लिए शायद बेहतरी हुई है ये कि वो निकल गई हैं। आपको आपका हक पूरा मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। उसमें कोई आपको हरास करे, प्रॉब्लम करे, और आपके साथ अगर कुछ और भी सिचुएशन हुई है और अगर आप पुलिस केस बनाना चाहती हैं, ये आपका हक है, ये बिल्कुल हक है। ठीक है, इस बात का तालिया। जहाँ तक अदर केस की बात है, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। मैरिट पे लोग आ जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, उनको खुल के मुंह से पैसे मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर होल्ड कीजिए, खुल के। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी, आप आइडेंटिफाई करें उनको, आप मुझे रिटन में लिखिए, मैं असेंबली में आवाज उठाऊंगी, मैं नाम ब नाम बोलूंगी, आप नाम लेके। लेकिन ये नहीं कहें कि हवा में तीर आपने किया है और उसके बाद आप पीछे हट गए। आपको आगे आना पड़ेगा। अब एवरीवन हैज टू कम अप। कोई आपसे, कल मैं गई हूँ पानी के लिए, उन लोगों ने पैसे मांगे हैं, तो उन्होंने पैसे दे दिए उनको। मैं सिर्फ बताती हूँ, एक सेकंड, जो देने वाला है ना, कुछ हमारी मजबूरियां होती वो भी हैं। मैं जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं आपको अभी एक बहस है, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। छोटा सा एक ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगा उस शख्स से जिससे 5 लाख रुपए की रिश्वत गई है और आज वो रिक्शा चलाने पर मजबूर है अपनी बहनों का, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए। MSc करने के बाद रिक्शा चलाना कोई जुर्म नहीं है, 5 लाख मांगना जुर्म है। मेरे नबी से बढ़ के कोई ज़ात नहीं है, उन्होंने हर काम अपने हाथों से खुद किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम 5 लाख रिश्वत क्यों दें? पढ़ने के बाद जो तोते की तरह से हमको किताबों में रटवाया जाता है कि रिश्वत हराम है, वो दें हम नौकरी हासिल करने के लिए। आपको मिलवाऊंगा उस शख्स से जिससे कहा गया 5 लाख रुपए रिश्वत दो। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, very good। अभी मेरी नवीद से बात हो रही थी, कहने लगे डिप्रेशन नहीं लाने देना, जहाँ ख़वातीन हो वहाँ डिप्रेशन वैसे भी नहीं होता। आप लोग हर जगह कुछ ना कुछ हंसने के बहाने ढूंढ लेती हैं। दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। डिप्रेशन आना भी नहीं चाहिए। आज मुश्किलात हैं तो कल ठीक हो भी जाएंगे, हम हो जाएंगे ना, पक्की बात है ना। कम से कम ऐसे केसेस आ रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। ऑलराइट, फिर आपकी मुलाकात करवाता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ एक ऐसे शख्स से जिसको 5 लाख रुपए। एक लतीफ़ा है, इससे पहले बहुत छोटा सा लतीफ़ा है, बहुत पुराना लतीफ़ा है। हमने बचपन में पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, 2 ख़वातीन एक कमरे में हैं और चुप हैं। और ये लतीफ़ा मेरे फादर ने भी अपने बचपन में पढ़ा था और शायद मेरे दादा ने भी अपने बचपन में पढ़ा था। इसलिए मैं आपकी हिस्सियात से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रा खामोशी से थोड़ा सा तवज्जो से सुन लें। देन ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग। आपके सवालात भी मैं लूँगा। एक शख्स है जिसे 5 लाख रुपए दरकार हैं नौकरी के लिए। कौन है वो शख्स? सबसे पहले आइए देखते हैं एक फुटेज जो हमने उसके लिए बनाई है। प्लीज़ वॉच दिस।
I have done MSc, Master of Science. I have 18 grade officer, but unfortunately I drive rickshaw. तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ना खुद ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं खुद एक 18 ग्रेड ऑफिसर हूँ, नहीं मैं फुल टाइम चला रहा हूँ, मैंने जॉब पे अप्लाई किया, तो इस सोच से हम दे रहे हैं कि हम ही कुछ नहीं मिल रहा है इस मुल्क में, तो इन बेचारों का क्या हाल होगा। तो हमने यहाँ जॉब पे अप्लाई किया था, उन लोगों ने मुझसे डिमांड की 5 लाख का। Ladies and gentlemen, 5 लाख रुपए रिश्वत। Put your hands together for Ishaq. आइए जी। और ये मैं इनके लिए जोर से तालियां बजाएं। इन्होंने इन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि मेहनत को अपना शार बनाया। बैठिए, तशरीफ रखिए। अच्छा, अब हम कहानी की बातें करेंगे, आपसे सुनेंगे कि क्या हुआ है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? आप तो अच्छे खासे हैंडसम आदमी हैं और खूबसूरत हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? थोड़ा मुझे पश्तो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया समा न्यूज़ पे बुलाने का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम है इसहाक। आई बिलोंग टू खैबर पख्तूनख्वा KPK, डिस्ट्रिक्ट दीर अपर। एक मिनट, चित्राल के यहाँ रुकिए। ओके सर। खान साहब, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू। एज ए क्रिकेटर बहुत पसंद करता हूँ। एज एन आइकॉन, लेजेंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपकी पार्टी में नहीं हूँ, इसके लिए माजरत। मैं शायद एग्री भी नहीं करता बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन मुझे एक बात पता है, जिस इमरान खान के साथ मैंने काम किया है शौकत खानम के लिए, वो इमरान खान दर्द समझता है। अगर KPK का कोई शख्स भी इस वक्त मुझे देख रहा है और खान साहब तक ये बात पहुंच सकती है, तो खान साहब, नया पाकिस्तान तब बनेगा जब नए पाकिस्तान में हक मिलेगा। पाकिस्तान नया जब बनेगा तो रूट्स से बनेगा। छोटी छोटी रूट्स जो होती हैं वहां से बनता है। अगर 12 लाख IDPs बैठे रहें और हम पाकिस्तान बनाने की बात करते रहें तो शायद ये गलत है। आपको पता है मुझे आपसे इश्क है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, यू आर माई हीरो। लेकिन खान साहब, मेरे ख्याल में अब हमें बात पाकिस्तान के इंटरेस्ट की करनी है। जब पाकिस्तान का इंटरेस्ट आ जाए, दुनिया की कोई डेमोक्रेसी बग़ैर प्रोसेस के नहीं पनपी है। ऐसे ही चला है, सब माना जो आपने कहा। सवाल ये है कि हम सब 4 साल और वेट कर सकते हैं? अवाम को शऊर आ जाएगा, अवाम फिर वोट करेंगे। हो सकता है इस मरतबा आप आ जाए, तब चीज़ें बेहतर कर लीजिएगा। यहाँ आपका एक नौजवान है जिससे 5 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है, जो यहाँ रक्षा चला रहा है। क्या आप अपने धरने में इसकी बात कर सकेंगे? क्या आप अपनी तकरीर में इसकी बात कर सकेंगे? हम धरना देते हैं क्योंकि इलेक्शन में धांधली हुई है। क्या हम एक दिन लोड शेडिंग के लिए धरना दे सकते हैं? एक दिन एजुकेशन के लिए धरना दे सकते हैं? एक दिन रेप विक्टिम्स के लिए धरना दे सकते हैं? एक दिन कौमी यकजहती के लिए धरना दे सकते हैं? सर। यस सर। बोलिए, क्या हुआ? सर, मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ लास्ट टाइम, तो मैंने पहले पंजाब पे काम के लिए पंजाब आया सर। तो वहाँ पे मैंने जॉब के लिए वैकेंसीज आई थी, तो उसके लिए मैंने भी फॉर्म जमा कराया, अप्लाई की मैंने। तो उन लोगों ने टेस्ट के मतलब बुनियाद पे रखना था, तो टेस्ट भी मैंने उनकी कंडीशन था 50% मार्क्स, और मैंने 63 से क्वालिफाई की। उसके बाद मैं वापस चला गया गांव। उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू में बोला गया था कि यू शुड बी वेटिंग, आई विल कॉल यू। ठीक है।
तो इसके एंड पे बाद में मुझे बताया गया, जो मतलब कैंडिडेट्स मेरे साथ अप्लीकेबल जो और लड़के लड़कियां थे उनसे मैंने कांटेक्ट कर रहा था, मैंने सिचुएशन देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे मतलब बात किसी और तरीके से मतलब सिलेक्शन हो रही है। तो जब मुझे पता चला तो वो दे आर टोटली डिपेंड ऑन अप्रोच प्लस मनी सोर्सेज। सो इसलिए मेरे पास तो क्योंकि आई हैवंट अप्रोच एंड नो सोर्सेज बिकॉज आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। उर्दू बोलिए। तो इस तरीके से मैंने सर कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके? हम 7 सिस्टर एंड 4 ब्रदर्स। आप सबसे बड़े? मैं सबसे एल्डर हूँ मैं सर। वालिद क्या करते हैं आपके? वो ज़मींदार है सर, बस अभी मतलब बूढ़ा हो चुका है, बुजुर्ग है। अब फैमिली में खुद ही मैं और मेरा एक भाई है वो सपोर्ट करते हैं। आपके दूसरे भाई क्या करते हैं? मेरा दूसरा भाई मेरे से छोटा है सर, उसने मैट्रिक करके मतलब हम ही सपोर्ट दे रहा था मुझे पढ़ाने के लिए। मुझे भी सैलरी यहाँ कराची में ड्राइवरी कर रहा था बंगले पे। आपको पढ़ाने के लिए? मेरे पढ़ाने के लिए 5,000 रुपये पर मंथ मुझे यूनिवर्सिटी भेज रहा था और 5,000 रुपये घर पे भेज रहा था। और मैंने उस तरीके से ये मास्टर्स की डिग्री किया हुआ है सर। तो जैसे मैं फारिग हुआ तो उस भाई को उसने मैट्रिक करके मेरे लिए छोड़ दिया था। उसने बोला भाई आपने, क्योंकि उस टाइम मैंने एंटर किया हुआ था और वो मैट्रिक में थे, तो उसने बोला आप एंटर तक चले गए हैं तो आप आगे पढ़ लो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो फिर मैंने जब मास्टर्स की तो मैंने भाई को बोला चलो अब दोनों मिल के काम करते हैं। तो पहले तो बहुत सारे जहाँ भी लोगों से सुन रहा था, जहाँ भी वैकेंसीज की चांस आती थी मैं अप्लाई करता था, मैं वहाँ पहुँच जाता था। लेकिन सर आई एम रियली सॉरी कि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया इस बात को, साइकोलॉजिकल स्टडी करके पूरे पाकिस्तान को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ क्वालिफिकेशन बट देयर इज़ ओनली वैल्यू ऑफ अप्रोच प्लस मनी। If you have these sources, you have everything. If you are not, so you are nothing. And without these two things, there is no value of humanity. इंसानियत को भी नहीं देखा जाता। मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन, अब आप अगर आला तालीम हासिल करोगे, डिग्री ले लोगे, PhD तक पहुँच जाओगे तो आपको उसी का कुर्सी मिल जाएगा, उसी का स्टेटस मिल जाएगा, उसी का सब मिल जाएगा। ये बात नहीं है सर। अगर आपके पास सोर्स नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो समझो कि आपकी ह्यूमैनिटी को भी तस्वुर नहीं किया जाता पाकिस्तान के अंदर। आई एम जस्ट टॉक अबाउट इन पाकिस्तान, क्योंकि मैंने खुद इस बात को ऑब्ज़र्व किया है। मैं बहुत सर, मेरी एज को आप देखो सर, मेरे सब कुछ का आप अंदाज़ा लगाओ, लेकिन मैंने जो कुछ देखा है और मैंने जितने एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं खुद एज ए एनवायरनमेंटलिस्ट, आई हैव डन MSc इन एनवायरनमेंटल साइंसेज। तो हम पूरी कायनात को सर देखते हैं, स्टडी करते हैं और उसकी हर फील्ड पे, हर इशू पे हम अल्हम्दुलिल्लाह समझता भी हो। आई हैव कमांड इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, क्योंकि एज ए एनवायरमेंटल ये सब चीज़ें हमने देखे हैं, सुना है, स्टडी कर लिया है। तो सर मैं तो बहुत डिस्करेज हो चुका हूँ पाकिस्तान से इंतहाई। नाउअडेज आई हैव हाईली रिजेक्टेड एज वेल एज हाईली डिस्टर्ब फ्रॉम माई दिस बैड सिचुएशन एंड डेली लाइफ। आई एम थिंकिंग दैट व्हाट आई एम डूइंग बट देयर इज़ नो पॉसिबल सोल्यूशन, सो दैट्स व्हाई आई ड्रॉप रक्षा। एक बात बताइए, आपके पास डिग्रीज हैं आपकी? सब कुछ पढ़ा हुआ है। दिखाइए मुझे, दिखाइए। अभी फ्रेश स्टूडेंट फारिग हुआ, एक्सक्यूज मी सर, डिग्री अभी 1 महीने के बाद इशू होगा और बाकी डॉक्यूमेंट्स सब यूनिवर्सिटी से की थी आपने? फ्रॉम शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी KPK खैबर पख्तूनख्वा सर। साबिस से यानी KPK शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी। ये मेरे पास टोटल मेरा डॉक्यूमेंट है। इसमें से मुझे वो दिखाइए आपकी मार्कशीट्स वगैरह अगर अवेलेबल हैं तो वो मुझे बताइए। ये मेरा वो नौजवान है जो इसी तरह का बैग उठाए डेली नौकरी की तलाश में घूमता है और कोई उसे नौकरी देने पे तैयार नहीं, और हम गैर मुल्की दौरों पे रहते हैं। हम ये कहते हैं कि ट्रेड हो रहा है, अपने ही लोग ट्रेड पे लगवाते हैं, अपने ही लोगों को काम दिलवाते हैं, उन्हीं के टेंडर्स निकलवाते हैं, लेकिन हमारा नौजवान ख्वार होता है। ये टोटल 8 सेमेस्टर्स है और 8 सेमेस्टर्स की मार्क्स सर्टिफिकेट है। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते मेरे पास इस वक्त क्या है। इन्होंने बेटे यहाँ आइए, आप इधर आइए, ऐसे नज़र नहीं आएगा, और ये मैं दिखा सकता हूँ सबको, इस पर क्लोज इन कर दीजिएगा। इन्होंने ये कौन सा ईयर है? 2013 7th सेमेस्टर। यस सर, 7वें सेमेस्टर में इन्होंने लिए हैं 550 में से 426 मार्क्स।
6 सेमेस्टर में इनके मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं 446। इसमें से यहां पर जरा देखिएगा, सिर्फ देखें आप लोग, तालियां मत बजाइए, सिर्फ देखिए। मैं आई जस्ट वांट दीज पीपल टू 476 Unbelievable. 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 ये सारे इनके सर्टिफिकेट्स हैं। जहाँ ये जाते हैं वहाँ इनसे कहा जाता है। अच्छा, नौकरी किस जगह मिली थी तुमको? कौन से सर? ये 5 लाख रुपए किन्होंने मांगे? ये पंजाब में सर। पंजाब 5 लाख रुपए मांगे। कराची में सर, यहाँ पे शाहीन एयरलाइन पे अप्लाई किया था और उन लोगों का भी इंटरव्यू सब कुछ अटेम्प्ट किया। वहाँ पे एयरपोर्ट गया था सर, उन लोगों ने बुलाया था। ये 1 महीने की पहले की बात है सर। तो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गोरा बैठा हुआ था सर, तो उनकी कंडीशन था इंटरमीडिएट चाहिए था। You were overqualified. और मैं मास्टर था सर, तो मैंने इस बात पे वहाँ पे अप्लाई की कि वो लोग मुझे प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि जाहिर बात है मैंने मास्टर्स हूँ। और हम थोड़ा सा गलत सोचते हैं, वो गलत सोच रहे हैं आप। देखिए, वो प्रायोरिटी नहीं होती, वो जो इंटर की पोजीशन होती है, फिर वो इंटर वाले लोग रह जाएंगे। यस सर। तो इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ गलत सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ गलत सोच रहे हैं। वो उनका देखिए, क्योंकि जो बात सही है वो सही है, एग्जैक्टली जो बात वो गलत है, वरना फिर वो इंटर वाले जो लोग हैं वो ओवर क्वालिफाइड। खैर मुझे तो मालूम नहीं था सर, लेकिन नहीं, कोई मसला नहीं। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हो सकता है हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज हो। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, we'll be right back. Once again जी, वेलकम बैक। हम यहाँ इसाक के साथ बैठे हैं। इसाक, आपकी जो बहनें हैं उनकी शादियाँ हो गई? सर 4 की शादी हो गई है, बाकी 3 की बाकी 3 अभी बाकी हैं जी। और भाइयों में से शादी हुई किसी? भाई जो मेरे से छोटा है उसकी शादी हो गया। जो आपको सपोर्ट करते हैं? जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनकी शादी हो गई जी। बाकी अब घर में कितने लोग हैं? बाकी अब घर में अब माँ बाप के साथ 8 बंदे, माँ बाप के साथ। एक नानी भी हमारे साथ रहती है। नानी भी आप ही के साथ रहती हैं और इन सब का खर्चा आप और आपके भाई मिल के उठाते हैं? बस हम मिल के उठाते हैं। तो गुजारा हो जाता? अल्लाह का शुक्र है, जब मैं साथ में हो जाता हूँ तो गुजारा होता है। रिक्शा से कितनी आमदनी होती है? रिक्शे तो सर 1000-1200 रुपये पर डे का होता है दिन में। ठीक है। मेहनत करके, लेकिन उसमें से फिर 300 पर डे वो रेंट निकालता हूँ मैं, रेंट का चला रहा हूँ। तो 100-200-300 तक हमारे अपना खर्चा आता है खाने पीने का। तो उसके अलावा बस ऐसे कंफर्म नहीं है, लेकिन 400-500-6 इस तरह बच जाते हैं पर डे बचता जी। बस एवरेज 500 समझ 500 जी। 15,000 रुपये आप बनाते हैं? 15,000 रुपये बना। घर कितना भेजते हैं? यहाँ कितना रखते हैं? यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं 10,000 रुपये मैं घर भेज देता हूँ सर, और 5,000 रुपये अपने पॉकेट मनी के लिए जमा कर रहा हूँ। अच्छा, रिक्शे के अलावा आप ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं? जी बहुत सारे जॉब ढूंढने हैं, क्योंकि जहाँ भी जा रहा हूँ जो भी हमारे साथ लोग बैठ जाते हैं सर, उसको भी ऐसे अगर कोई बात आ जाती है तो उनको भी मैं मतलब बता देता हूँ, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे इन्फॉर्म कर दो। मैं जॉब के लिए आया हूँ लेकिन मजबूरी से रिक्शा चला रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया है और उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ मतलब ट्राई किया है, लेकिन जिसके बस में जहाँ तक होता है तो उस हिसाब से मतलब। यहाँ नवीद है, इरम फारूकी हमारे साथ बैठी। भाई पहले तो खुश आमदेद, बखैर रागले इन कराची। और इंशाल्लाह ताला मैं आपका जिस तरह इन्होंने साहिर ने भी बताया तो पेपर्स आपसे लूँगी आफ्टर द शो। और जो हमारे यहाँ मिनिस्टर हैं एनवायरमेंटल, उनको बिकॉज वही आपकी रेलेवेंट फील्ड है। यस। तो इंशाल्लाह उसमें ही ट्राई करेंगे, बिकॉज यू हैव आप मेरिट पे हैं
और मेरिट पे अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। शायद किसी ने आपसे मांगे हो इंडिविजुअल फेल की वजह से, और मैं ये बार बार बात कहती हूँ, हमारी पार्टी भी बहुत मेरिट के ऊपर हमेशा बात करती है। मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी ने मांगे हैं तो उसको एक्सपोज करें, चुप करके वापस मत आ जाएं। जी। क्या करें कि दोबारा जाएं और अपने साथ कोई कैमरा या कोई ऐसी चीज़ लेके जाएं एविडेंस के तौर पर। ठीक है। एविडेंस लें और उसको एक्सपोज करें। ये पूरे पाकिस्तान से मैं बात कर रही हूँ इस टाइम, ये मैं आपको तो मैसेज दे रही हूँ, लेकिन ये मैं पूरे पाकिस्तान से बात कर रही हूँ कि अगर किसी ने किसी के साथ ऐसा किया है, वो कोई भी हो सकता है, उसको एक्सपोज करें। अब ज़माना ये नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाएं और हम खामोशी से आ जाएं। आप माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, ये आपकी मेहनत है और इंशाल्लाह आपको इसका अजर भी मिलेगा, क्योंकि आपका भाई जो आपके लिए मैट्रिक पास करके वो सिर्फ आपको कमा के भेजता रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहिर जिन्होंने सिर्फ अपने जेवर तक बेच दिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो बच्चे क्वालिफाइड हो गए लेकिन वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो क्यों नहीं फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगी इस सोसाइटी में? क्यों नहीं आप चाहें जेल में, देखिए आपने पता है जुवेनाइल जेल में मैं जाती हूँ, बच्चे कैसे कैसी सिचुएशंस में वहाँ आए हुए हैं। ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी ने इनको इस क्राइम में पे लेकर आई है क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही, वहाँ पढ़े लिखे बच्चे भी हैं। हमारा एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आई कांट हियर यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। रुखसाना जैदी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आपका शो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है और आप उसमें नई नई चीज़ें भी करते रहते हैं जिसकी वजह से और इश्तियाक भी बढ़ता है कि सुनने का, देखने का, कि आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरी बात है कि इस वक्त जो आपने टॉपिक लिया हुआ है बहुत अच्छा है, क्योंकि देखेंगे जैसे ये साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि ये बेरोजगार होने के बावजूद इन्होंने कोई और तरीका इख्तियार नहीं किया। जैसे लोग करना शुरू हो जाते हैं कि मुख्तलिफ तरीके से फ्रॉड करते हैं किसी तरीके से कि पैसे कमाने के लिए, जबकि इन्होंने एक बहुत नोबल प्रोफेशनल इख्तियार किया कि इन्होंने कम से कम, ठीक है, लोगों को जो है अपने हिसाब से उनको लो लगा, लो है बकौल लोगों के, लेकिन हम किसी प्रोफेशन को लो नहीं समझते। इन्होंने रक्षा का काम शुरू कर दिया, रक्षा पे लोगों को लाना ले जाना, सवारी का प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लोगों से बोलते रहे। आज इनकी लक ने काम किया और आप तक पहुंच गए। ये लक होती है कि इंसान को बाज़ दफ़ा बहुत आगे ले जाती है और बाज़ दफ़ा नीचे ले जाती है। अब ये कि बैड लक और लक का चक्कर है, लेकिन ये कि मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार लगे रहे। तो ऐसा अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देता है अगर इंसान हिम्मत रखे तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे पास एक और कॉल है, कैन वी टेक दैट? जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर यू। यहाँ पर मॉनिटर के अंदर दे दीजिए प्लीज, आई कांट हेयर यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, अरमुगान अक्सी बोल रहा हूँ। मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, लेकिन इस वक्त मरी से बात कर रहा हूँ। जी, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी थोड़ी सी कि आप जो गेस्ट होता है ना उसकी थोड़ी सी पूरी बात सुन लिया करें। पहले उसने केपीके का नाम लिया तो साथ ही आपने इमरान खान की बात शुरू कर दी, हालांकि उसका केस पंजाब का निकला एंड पे बात करने के बाद। मुझे इस पे थोड़ा सा अफसोस हुआ आपने कि मतलब आपने इमरान खान पे जो है ब्लेम गेम डालनी शुरू कर दी। मैंने उसकी बात पूरी सुन लेते ना आप, मतलब कि केपीके का नाम लिया उसने तो आप साथ ही उसकी बात सुने बगैर आप इमरान खान पे शुरू हो गए। सॉरी, अफसोस हुआ मुझे इस बात पे। नहीं, एक मिनट, नहीं आप नहीं, बिल्कुल। अलमुगान साहब, पहली बात तो ये कि ना तो मैंने इमरान खान साहब का नाम लिया और ना मैंने उनको ब्लेम किया। अगर आपने मेरी कॉल को सुना था, अगर आपने मेरी बात को सुना था, मैंने सबसे पहले ये कहा था कि मैं ख़ुद खान साहब का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। खान साहब का मैं ख़ुद सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। खान साहब मेरे हीरो हैं, मेरे लेजेंड हैं, एज अ क्रिकेटर, एज ए ह्यूमन बींग जो उन्होंने शौकत खानम के लिए किया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको दोबारा सुन लीजिएगा माजरत के साथ। मैंने ना तो खान साहब की मुखालफत की, ना मैं उनकी मुखालफत करता हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मुखालफत नहीं करता, किसी पॉलिटिकल एजेंडे की मुखालफत नहीं करता। मैंने केपीके का अगर नाम लिया तो इसलिए नाम लिया क्योंकि केपीके का एक बच्चा निकल के बाहर आया और वो जॉब की तलाश में था, इसलिए नाम लिया।
तो मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे भी दुख हुआ कि आपने मेरी बात को गलत लिया। हमारे साथ शायद थोड़ी सी कमी ये है कि हम जज्बाती वाक़ हुए हैं। थोड़ा सा आप भी तहम्मुल से काम लें और पूरी बात सुन लीजिए। न तो मैंने, अगर आप इमरान खान के साथ हैं तो मैंने खान साहब की कोई किरदार शिकनी नहीं की। मैं आपको बरमला कह रहा हूँ, मैं खान साहब का फ़ैन हूँ। मैं खान साहब को एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत पसंद करता हूँ। आपने शायद खान साहब के साथ उतना काम नहीं किया जितना मैंने शौकत खानम के लिए किया है, चाहे वो खान साहब US के अंदर थे तब किया, या खान साहब ने यहाँ जब हमने पुकार के साथ जो सैलाब ज़दगान थे उनके लिए किया तब किया। लेकिन मैं तो खान साहब के साथ साथ रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल एफिलिएशन का ताल्लुक है वो मेरी उनसे नहीं है। मैंने ये बात की ही नहीं है, किसी भी सेंस में नहीं की है कि मैंने KPK पे इल्ज़ाम दिया है या खान साहब पे इल्ज़ाम दिया, ये मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो माज़रत के साथ पूरी बात सुन लिया कीजिए, उसके बाद अगर हमें जज्बात में आना है तो प्लीज़ आएँ, और सबको इजाज़त है बात करने की, तो फिर प्लीज़ मुझे भी इजाज़त दीजिए कि मैं बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम फरत है जी। फरत, कहिएगा। जी भाई, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और आप जो स्टोरी लाते हैं और दिल पिलाने वाली बात होती है। थैंक यू फरत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। आपसे मैं प्रोग्राम करना चाहती हूँ। आप ज़रूर आ जाइए, बिल्कुल खुले दरवाजे हमारे। और मुझे आपसे गिफ्ट भी चाहिए। वैसे तो मेरे लिए तो गिफ्ट मिल गया है, मैंने आपसे बात कर ली और मेरे लिए गिफ्ट है। चलिए, मगर आपकी तरफ से मुझे मिल जाएगा, वो मेरे भाई की तरफ से मोहब्बत होगी। अच्छा जी, आपने भाई कह दिया। वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज़ है, वॉइस मोबाइल की तरफ से आपको गिफ्ट है। थैंक यू सो मच फरत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? मैं इनके लिए ये कह रहा हूँ कि हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी इसको 10 दिसंबर तक सर यहाँ पे एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उस पर भी आप अप्लाई कीजिए। आप इंशाल्लाह मेरिट पे आएंगे और आपको बगैर किसी प्रॉब्लम के आप जो टेस्ट देंगे वो ऐसे हैं कि जो आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप उसकी अप्लाई करें और डोंट लूज़ हार्ट। आप पढ़े लिखे हो तो आप इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी अच्छी बात जी। आप कह रही थी असेंबली के अंदर आप? जी हाँ, मैंने कहा ये कि इनके डेफिनेटली पेपर्स मैं लेके जाऊंगी और मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंटल उनसे बात भी करूंगी आपके लिए, और इंशाल्लाह विल कीप इन टच। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, विल कीप इन टच, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो कराची में वी आर ऑलवेज देयर। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि सीमा का कसूर क्या है, सीमा यहाँ से कहाँ जाएंगी? फ़र्ज़ कीजिए कि सारे मनी ट्रस्ट नहीं होता तो सीमा कहाँ जाती? क्या सीमा का कोई मुस्तकबिल है? फ़ैसला आपका काम है, आपने मुझे बताना है कि सीमा का मुस्तकबिल क्या है। ये दो अलग अलग केसेस मैंने आपके सामने पेश किए हैं। ये जो दो अलग अलग केसेस मैंने आपके सामने पेश किए हैं, उसका रीज़न ये है कि एक्सट्रीम्स हैं दोनों। ऐसा नहीं है कि ज़्यादती सिर्फ़ एक औरत के साथ हो रही है और सिर्फ़ एक मर्द कर रहा। ज़्यादती एक मर्द के साथ भी होती है, एक क्वालिफाइड मर्द के साथ भी होती है। उसका ताल्लुक KPK से हो सकता है, उसका ताल्लुक सिंध से हो सकता है, उसका ताल्लुक पंजाब से हो सकता है, उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो सकता है, उसका ताल्लुक गिलगित बिल्तिस्तान से हो सकता है। इन सारी जगहों से उसका ताल्लुक हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ कब मिलेगा? मैं फिर दोबारा उसी बात पे आऊँगा, जब आप कॉल करें और प्रोग्राम में कॉल करें तो पहले बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद कॉल कीजिए। पहले जान लीजिए कि कहा क्या गया है। बहुत एहतराम के साथ, बहुत रिक्वेस्ट के साथ, लीडर्स सारे मोहतरम, सबका एहतराम वाजिब। ये बात याद रखिए कि जब हम किसी भी वक्त जज्बात से फ़ैसला करते हैं, कोई भी लीडर, कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। मैं अगर बात करता हूँ, खुले दिल से सोचिएगा, मैं अगर बात करता हूँ तो पाकिस्तान की बात करता हूँ। मुझे पाकिस्तान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी। अब एक मसला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इसको कैसे हल करें। आप दोनों ने, आपने कहा है कि आप असेंबली में इनको लेके जाएंगी। अब तुम चाय वाय पीते हो ना? असेंबली में नहीं लेके जाऊंगी, इनके पेपर्स
रखो और sorry. I'll keep in touch with him. इनके पेपर्स लेके जाएंगे आप असेंबली के अंदर। भाई इनके लिए चाय तो प्लीज ला दो, पूरा प्रोग्राम गुजर गया, इस बेचारे को चाय नहीं पिलाई। चाय पी चुका हूँ सर। चाय पी चुके हैं आप? कहाँ पी चाय आपने? यहाँ पे कैंटीन। पैसे तो नहीं लिए आपसे उन्होंने? नहीं सर। पक्की बात बताइएगा? पक्की सर। पैसे लिए तो कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि तुमसे ज्यादा लें पैसे। ठीक है सर। अच्छा, हम में से तुम किसको रक्षा चलाना बहुत मुश्किल है? ये बड़ी टेक्निकल सी सवारी है, 3 पहिए होते हैं इसके, बड़ा स्टार्ट में मुश्किल है, एक्सीडेंट भी हुआ था बहुत बुरा। आपका एक्सीडेंट हुआ था? जी, फिर हॉस्पिटल में 3 दिन तक। कोई बंदा तो नहीं सुलाया अभी तक? नहीं, जो पैसेंजर पीछे बैठे थे वो भी पीछे बैठे थे वो नहीं, वो जो आगे जिसको लगा था वो क्या है? जो पीछे बैठा था वो तो चलो सही है, ठीक है, वो तुम्हारे पास ही था। नींद आया हुआ था, रात की 3 बज रहे। तुमको नींद आया हुआ था? रात के 3 बजे चला रहा। अमीन वो बेचारा हो गई। हाँ, वो मोती महल के ब्रिज के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था। पूरा ऑटो मेरे मतलब ऊपर और मैं नीचे उलट गया ना, ओह माय गॉड, 2-3 कल्टियां मारी थी। ओए होए। तो आप 3 बजे इतना खतरनाक क्यों चला रहे थे? तो ब्रेक लगा सर, उस टाइम जो है ना, वो जो ऑटो का मालिक था वो दिन में चलाता था। हाँ। और रात को मेरे को देता था। ये रात को। तो उसके बाद जब वो कल्टी हो गया, मैं जानना चाहता हूँ, तो उसके बाद पैसे किसने भरे? उसके बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो जब मुझे होश आया सर, तो मैं जना हॉस्पिटल के अंदर था। चीपा एम्बुलेंस वालों ने मुझे उठाया था। ठीक है। और मेरे जो पॉकेट में सेल था उससे नंबर डायल करके मेरे दोस्तों को बुलवाया था। नहीं, पैसे किसने भरे सुरक्षा की मरम्मत के? वो तो मालिक ने भरे। मालिक ने भरे? जी। चलो यार, मालिक के लिए तालियां। वेरी गुड। लेकिन आपको चोट तो नहीं लगी ज्यादा? लग गई थी, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब सीमा आपका प्लान क्या करेंगी? क्या जरा आप हंस के मुस्कुरा के जवाब देना है, करना क्या है, प्लान क्या है? क्या सोचा है इस पूरे शो में? कुछ जिंदगी के लिए सोचा है आपने? हाँ जी। क्या चाहती हो, क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश अब कुछ भी नहीं है। मेरे को इस हाल पे पहुंचा दिया है भाइयों ने, इतना तशद्दुद किया है कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, और मुझे बीमार कर दिया है, और बहुत चलती फिरती जिंदा लाश हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, मैं 1 मिनट में आप गलत कह रही हैं। ये जिंदा लाश है? नहीं। जोर से बोलिए, लाश है ये जिंदा? क्या ये कुछ कर सकती है अपनी जिंदगी में? तो तालियां बजा के बताइए कि ये सब कुछ कर सकती है। आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ नहीं हुआ या दूसरों के। हमारे मुल्क में आप जैसी दास्तानें हजारों हैं, हम आज ये पहली दास्तान लेके आए। लेकिन अगर आप इसने ज़िंदगी में कई दफ़ा खुदकशी की कोशिश भी की है, तो आज इसका जहन इस तरह पलट जाना चाहिए कि आज के बाद ये सिर्फ जिंदा रहने की बात करे। इसने कई दफ़ा खुदकशी की गलत किया आपने, ऐसे नहीं करना। क्यों की तुमने? क्योंकि भाइयों को परेशानी थी ना, मेरे को मेरी शादी नहीं होने देते थे इनवाला, और बोझ भी थे इन लोगों पर, सब पर, और इतनी मुसीबतें देखी कि ना जो शादी के बाद देखनी थी या किसी सौतेली माँ के साथ देखना था, वो मेरी सगी माँ और भाइयों ने मुझे अजियत दी है। इसकी वजह से मैं, लेकिन अब आज के बाद ना बुरा सोचना है। ये ज़िंदगी तुम्हारी, अल्लाह ने तुम्हें दी है, तो और तुमसे ही अल्लाह हिसाब किताब लेगा ना। हाँ भाभी ने, मैं इनके सेंटर में हूँ, और बस ऐसे ही रहना चाहती हूँ। आप खुश हैं इनके सेंटर में? जी बहुत खुश हैं, सब सही है। थोड़ा अच्छा सब सही है? हाँ बहुत अच्छा है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो हाँ फिर बहुत अच्छा है। बस फिर तो जिएंगी ना, फिर तो अच्छी आज तरह रात को, आज रात को यहाँ पर हम चला नहीं सकते। आज रात को मैं आपके लिए रेडियो शो करूंगा 107.4 पे, ठीक है? समा FM 107.4, 8 बजे करता हूँ मैं, 8 से 10 रोजाना। भाभी आप रेडियो लगवा सकेंगी आज? जी बिल्कुल लगवा सकूंगी, और सब लोग सुनेंगे, और मैं खास तौर पे आपके लिए शो करूंगा, ठीक है? जी। लेकिन उदास नहीं होना बिल्कुल। जी। उदास जब आप उदास होंगी तब हम आपसे 30-30 हजार रुपए लिया करेंगे। ठीक है? पक्का? ऑलराइट, आई होप कि जिंदगी में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि ज़िंदगी आपकी बहुत खुश गुजरे। जिनको इन्होंने पाला पोसा, उन्होंने उनको दरबदर कर दिया। एक बच्चा है जिसने MSc किया है
और अच्छे नंबर से किया है, और एमएससी करने इन्वायरमेंटल साइंसेज में एमएससी किया है और अच्छे नंबर से किया। और पाकिस्तान में गॉड नोज़ कि हमको बड़ी ज़रूरत है हमको इस चीज़ की कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे पास काम करें, लेकिन उनसे जॉब के लिए 5 लाख रुपए मांगा गया। और एक बात याद रखिएगा, ये केस पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान इसका नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ना मैं किसी एक पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, बेईमानी कराची से लेकर पेशावर तक हर जगह होती है, उसमें कोई एक फ़र्द वाहिद शरीक नहीं है। मिनहसुल कौम हमारा रवैया ये है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इतने खुले दिल के मालिक हैं कि अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और आगे बढ़ सकें? क्या हम इतने खुले दिल के मालिक हैं? बस मेरा इतना ही सवाल है। नबी साहब, फाइनल थॉट्स आपके। जी बिल्कुल, मैं भी ये कहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम से ये एक मैसेज है कि डिप्रेशन में नहीं जाना है। बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। इंशाअल्लाह ताला हम इसको ठीक करेंगे, आप ठीक करेंगे, हम सब मिल के पाकिस्तान को ठीक करेंगे। और वो भी बता दीजिए कि ये पुलिस फोर्स का एग्ज़ाम भी देने जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये इसके लिए मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा कि ही शुड ज्वाइन पुलिस। ये एक बड़ा अपराइट बच्चा है और इस किस्म के बच्चे अगर पुलिस में आएंगे तो वो एक चेंज लेके आएंगे। इसने गुर्बत भी देखी, स्ट्रगल भी इसने की, तो इसको जब इसके पास जो लोग आए, जब ये इंशाल्लाह ताला उसमें भर्ती हो जाएगा, तो जब इसके पास लोग आए प्रॉब्लम के साथ, तो ये उनको सुने और उनके मसलों को सॉल्व करें। क्या बात, क्या बात। एरम, योर फाइनल थॉट्स वेरी क्विकली। बस आपको जो है, आपने इतना जो स्ट्रगल जनरल सैनियों ने किया, यही आपकी एक पहली स्टेप थी। अभी आपको बहुत सारे स्टेप्स और लेने हैं, और कभी वापस पीछे स्टेप मत लेना, आगे ही बढ़ना। और नेवर थिंक कि एक की वजह से आपको जो अजियत हुई, वो आगे अच्छे लोग भी हैं। और माशाल्लाह मैं समझती हूँ पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छे लोग हैं। जो थोड़े ख़राब लोग हैं शायद वो आगे आ गए, लेकिन हम जैसे सारे लोग जो अपने को कुछ करना चाहते हैं, वही असली पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। I want to thank you sir, बहुत बहुत शुक्रिया। I want to thank you Iram, बहुत बहुत शुक्रिया। I want to thank you, I want to thank you ma'am, I want to thank you। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। कल पाकिस्तान में क्या होगा we do not know, but I do know one thing। कल मैं यहीं हूँगा, आप भी यहीं होंगे। कल हम हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं। मॉर्निंग शो की तारीख का, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा शो है, और कल एक ऐसा सरप्राइज़ आपको मिलेगा जो इससे पहले आपने कभी हमारे शो में भी नहीं देखा होगा। लिहाजा कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। Always keep smiling and keep praying for Pakistan, because Pakistan needs that. Pakistan needs you. Make sure you take care of Pakistan, because Pakistan does take care of you. छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान सुबह 9 बजे तक। तब तक के लिए ख्याल रखिए। I love Pakistan। खुदा हाफिज़। सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर